बिहार बोर्ड सनराइज पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ के साथ करेंगे। जो विद्यार्थी आगामी बिहार बोर्ड अर्थात बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं, इस वीडियो से यह भी पता चल जाएगा कि पहले चैप्टर की तैयारी उनकी कैसी है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का पहला चैप्टर लगभग समाप्त हो ही गया होगा। तो आइए चैप्टर टेस्ट लेते हैं, एक एक प्रश्न की समीक्षा करेंगे, समझ बनाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में असत्य की पहचान करें। यहाँ पर असत्य कौन सा है कथन, उसकी पहचान करना है। दिया हुआ है एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्याओं के गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, तो ये सत्य है। आइए कैसे सत्य है, तो एक परिमेय संख्या, तो मान लिया जाए कि 3 एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या √5 है। यहां गुणा करेंगे तो 3√5 होगा, जो कि अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि यह सत्य है। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। इस पे विचार करते हैं। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे 1/5, ये 5 का व्युत्क्रम है 1/5, 6 का व्युत्क्रम है 1/6। तो 5 यदि परिमेय संख्या है तो 1/5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। अगर 6 है परिमेय संख्या तो 1/6 भी परिमेय संख्या होगी। अगर 1/5 है परिमेय संख्या तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5, तो 5 भी परिमेय संख्या होगी। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन असत्य है। इसके बाद ये दोनों सत्य होंगे। 0 एक परिमेय संख्या है तो ये है, और यहाँ पर वितरण नियम का पालन अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है, तो ये सही है। ये क्या है, वितरण नियम का क्या कह रहा है, ये इसको समझ लेते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या √3, यहां पर है 5 + 1/3, तो ये हो जाएगा √3 × 5 + √3 × 1/√3। तो ये सभी क्या है, ये लागू है, इस नियम में ये लागू है। तो ये यहां इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम है, 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से परिकलित करने की तकनीक है। मतलब ये किसके लिए लागू होता है, ये बतलाना है। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, तो आप जानते हैं कि ये मस के लिए होता है, HCF, ये मस के लिए लागू होता है। तो इसमें ज्यादा हम लोग समय नहीं व्यतीत करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 2 संख्याओं a और 18 का लसा 36 है तथा मस 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां एक संख्या हाइड कर दिया है a, तो हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का लसा गुणा मस बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। अर्थात a × 18 बराबर क्या हो जाएगा, 36 × 2, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मस। तो ये हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 36 × 2/18, ये हो जाएगा। ये कटेगा, 18 दूनी 36, a बराबर हो जाएगा 4। देखते हैं विकल्प, तो यहां पर जो सी विकल्प है इसका, ये विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर प्रश्न है, 5, 15 और 20 के लसा और मस का अनुपात बताएं। मतलब एक बार लसा निकाल लेना है और एक बार मसा निकाल लेना है, इसके बाद दोनों का अनुपात ज्ञात कर देना है। देखिए 5, 15 और 20 का लसा निकालते हैं, लसा तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 और 15 का भाज्य गुणनखंड से 3 × 5, और हो जाएगा 20 का हो जाएगा 2 × 2 × 5। तो इसका लसा मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 × 3 × 5, ये हो जाएगा। तो 5 × 15 और 15 चौका 60 हो जाएगा एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ मतलब जो दोनों में हो, तो ये 5 एक ऐसा है संख्या जो दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि दोनों का अनुपात निकालना है, तो एलसीएम बटा एचसीएफ
बराबर एलसीएम तो आया है हमारा 60 आया है यहाँ, तो हो गया 60 और बट्टा हो गया 5, तो क्या हो जाएगा 12 पचे 60 12, तो क्या हो जाएगा 12:1, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, अगर एक भाज्य संख्या को P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो P1, P2 डॉट डॉट Pn को कैसी संख्या कहेंगे? ये है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड से है। तो यहां पर क्या कहेंगे, जैसे कह रहा है कि एक भाज्य संख्या को यहां हम ले लेते हैं 24, ठीक है, तो यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ये हो जाएगा इसका। तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ये सभी क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, अभाज्य। ये क्या है, ये मान लेते हैं ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, तो ये सभी कैसी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं अभाज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न है, 4n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे और कौन सी संख्या गुणनफल के रूप में होनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ये आ चुका है कि क्या 6 टू द पावर n या 6 टू द पावर n या 4 टू द पावर n शून्य पर समाप्त होगी, ये भी आता है। यहां है 4n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे, तो 2 के अलावे जब 5 आएगा कम से कम 1, तभी वह संख्या शून्य पे समाप्त होगी। यहां पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों? किसी भी संख्या का शून्य पर समाप्त होने के लिए एक रूल है कि उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 तथा कम से कम 1 5 संख्या जरूर आए, अधिक से अधिक कुछ भी आए, लेकिन कम से कम 1 2 और 1 5 हो, तभी वह संख्या शून्य पे समाप्त होगी। तो ये हो जाएगा इसका सी, 5 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन है, अगर P और Q दी गई अभाज्य संख्या है तो PQ का स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट प्रिंट हो गया है, मतलब ये स्क्वायर रूट यहाँ PQ, ये ऐसे है, क्या है ये कह रहा है P और Q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो अंडर रूट में अभाज्य संख्या, देखिए यहां पर ये 5 हो सकता है और यहां पर ये 3 हो सकता है, ये दोनों अभाज्य है, तो क्या होगा 15, अंडर रूट क्या हो जाएगा 15, या कोई अंडर रूट में 5 गुणा 5 2 संख्या हो जाए जो कि अभाज्य संख्या हो, तब क्या होगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, बाहर में क्या आ जाएगा 5। तो एक बार देख रहे हैं यहाँ अपरिमेय है और यहाँ देख रहे हैं परिमेय है, तो एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, अर्थात सी होगा इसका आंसर, ए और बी दोनों ये हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न अब देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है, मतलब क्या है। तो यहां बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगी, तो 4, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, विकल्प नंबर सी इसका सही होगा। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है। तो क्रमिक सम संख्या, जैसे यहां क्रमिक ले लेते हैं, जैसे पहला है 4 तो दूसरा हो जाएगा 5, तो 5 विषम हो गया 6, ये हो गया। अगर पहला क्रमिक लेते हैं 8 तो अगला क्रमिक हो जाएगा 10, अगर लेते हैं 12 तो हो जाएगा 14, ये सभी क्या है, क्रमिक सम संख्या युग्म है। अब देखते हैं यहां पर 4 6 है, तो इसका निकालेंगे अगर इसका HCF तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या हुआ, 2 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, मतलब कितनी है, तो अपरिमित रूप से अनेक है, अनंत है, अनगिनत है, ये होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या की पहचान करनी है। तो 25 5 5 25 ये भाज्य है,
ये 16, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 5 गुणा 5, ये हो जाएगा 4 गुणा 4, ये हो जाएगा 3 गुणा 5, लेकिन 29 जो है इसका खंड नहीं होगा। एक और स्वयं के अलावे इसका कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, तो यह है अभाज्य संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है? 5 का अधिकतम घातांक पूछ रहा है। तो यहां पर हो जाएगा 625। हम लोग जानते हैं कि 625 का वर्गमूल होता है 25, इसका मतलब है 25 गुणा 25, और प्रत्येक 25 में 2 बार 5 होता है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखते हैं कितना 5 आया, 4। तो 5 का घातांक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26 और 91 का मौसा। यहां मौसा की बात हो रही है, किसका किसका? 26 और 91 की। तो 26 मौसा देखते हैं 2 गुणा 13, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 91 13 सते 91, 7 गुणा 13, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? तो ये है 13, तो क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 13 होगा इसका HCF। HCF क्या हो जाएगा इसका? 13। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मस ए गुणा बी गुणा लस ए गुणा बी बराबर क्या होगा? ये पूछ रहा है। तो मस मतलब LCM अगुणा लस, तो मस अर्थात HCF गुणा लस LCM, ये पूछ रहा है LCM। तो ये हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या A गुणा B। ये कह रहा है कि मस किसका? तो A और B का। A B यहाँ दोनों संख्याएं हैं, तो लस गुणा मस बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? A गुणा B। आप यहाँ ये भी देखते चलेंगे कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात होगा। 2 का महत्तम घात क्या होगा इसका? 156 का। तो 156 का खंड कर लेंगे। आइए यहाँ खंड कर लेते हैं। 156 यहाँ 2 से जब इसको विभाजित करते हैं तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78। फिर 2 से करते हैं, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। फिर करते हैं 3, 13 तिया 39, ये हो जाएगा 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 है 2 बार, तो 2 का घात 2 गुणा 3 गुणा 13। देखिए यहाँ 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में जब 13 से गुणा करेंगे तो हमारा 156 आ जाना चाहिए। 12 गुणा 13 बराबर 156, इसका मतलब ये सही है। तो यहाँ क्या हो गया? 2 का मैक्सिमम घातांक पावर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा आंसर डी। 2 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न देखते हैं। वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो तो किस तरह का पूर्णांक होगा? कह रहा है वह धन पूर्णांक 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो तो कैसा होगा? मतलब केवल 1 से या स्वयं से हो, तो सीधी सी बात है, यह अभाज्य संख्या की पहचान है। अभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या 1 अथवा स्वयं के अलावे और किसी से विभाजित नहीं होती है। तो वही यहां पर पूछ रहा है। अगला प्रश्न, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। प्रश्न है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। यहाँ भाज्य संख्या की बात है तो लिखा जा सकता है प्रत्येक भाज्य, यही तो है गुणनखंड। प्रत्येक भाज्य संख्या मतलब 12, तो क्या हो गया? 2 गुणा 3, तो 12 क्या है? भाज्य संख्या है, और 2 2 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो घात के रूप में लिखा गया 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। 1 लिखते नहीं है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? आंसर लिखा जा सकता है। यह है आंसर। 19 नंबर प्रश्न, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 किस प्रकार की संख्या है? एनसीईआरटी का प्रश्न है, बिल्कुल हूबहू है। तो यहां पर ये क्या है? 2 पद है। देखिए पद की बात करें तो पद कितना है? तो 2 पद है, न कि 5 पद है। ठीक है, ये तीनों गुणा के रूप में है, 7 11 और 13, तो 1 पद, और ये प्लस 13 एक अलग पद।
मतलब पद की परिभाषा है कि जिसे प्लस और माइनस से अलग किया जाए उसी को पद कहते हैं। तो इस पद में क्या है 13 और इस पद में क्या है 13, तो यहाँ 13 हम निकाल लेते हैं उभयनिष्ठ। इसमें क्या बचा 7 गुना 11 और प्लस क्या बचा 1, यहाँ 13 गुना 11 7 77 और ये हो गया 78। कोई भी संख्या जब गुणा के रूप में आ जाए तो कहेंगे कि गुणनखंड है अर्थात वह भाज्य है। तो क्या होगा भाज्य संख्या है। ये पूरी संख्या को हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे यहां आपने समझ लिया। अगला 20 नंबर प्रश्न, यदि ए तथा बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, यहां दिया हुआ है ए तथा बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF होगा। यहां आ गया, एक बार हम लोग पढ़े थे कि भाज्य संख्या है लगातार और यहां आ गया अभाज्य। तो अभाज्य जैसे 13 है और 15 है या 17 है और 19 है, मतलब लगातार की बात नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उसका HCF क्या होगा 1 होगा। क्योंकि परिभाषा है अभाज्य संख्या की कि प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या एक अथवा स्वयं, तो एक तो सब में हो जाएगा। जैसे 13 तो हो जाएगा इसका 13 गुना 1 19, तो इसका हो जाएगा 19 गुना 1। तो 13 19 अलग अलग है लेकिन एक तो सब में है, तो इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, a प्लस रूट बी का परमेयीकरण गुणांक है। यहां पर परमेयीकारी नहीं होगा, परमेयीकरण गुणांक है। क्या है a प्लस रूट बी। तो सीधी सी बात है कि कोई भी संख्या हो, जैसे 1 बटा a प्लस रूट बी है तो इसमें गुणा करते हैं a माइनस रूट बी से ऊपर और a माइनस रूट बी से नीचे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हम हमेशा इसको a प्लस बी तथा a माइनस बी के सूत्र पर लिखते हैं। इसका फायदा होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है और नीचे का रूट हट जाता है। तो परमेयीकरण गुणा क्या है a माइनस रूट बी, तो हो जाएगा इसका a माइनस रूट बी, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22, 3 गुणा 2 गुणा 5 27 गुणा 8 गुणा 25 का मौसा क्या होगा। यहां मौसा की बात हो रही है, तो आइए देखते हैं। दो संख्या यहां पर दी गई है, यहां समझते हैं। एक संख्या है 3 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, और एक संख्या दी गई है 27 गुणा 8 गुणा 25, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 9 तिया 27। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो 1 3 है यहाँ तो 1 3 है यहाँ, तो 1 हो गया 3, 1 2 है यहाँ तो 1 2 है यहाँ, तो गुणा हो गया 2, और 1 5 है यहाँ 1 5 है यहाँ, ये तो गुणा हो गया 5। तो 3 दूनी 6 और 6 5 30, क्या हो जाएगा इसका आंसर 30 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा 30, क्योंकि मसा क्या है, तो मसा है कि दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, या 3 संख्या तो तीनों संख्या में कौन सी अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ है, उसका गुणनफल हो जाएगा, गुणा करेंगे अर्थात गुणनफल हो जाएगा उसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ये है क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य है, यहाँ अभाज्य की बात करते हैं। 15 हो जाएगा 3 गुणा 5, 12 4 गुणा 3, 75 25 गुणा 3, 23 अभाज्य है। ये 1 गुणा 23 ही होगा, तो ये क्या है अभाज्य है। चौबीस नंबर प्रश्न, यदि 65 तथा 117 का मस 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। यदि 65 तथा 117 का मस कितना है इस रूप में है, तो देखे 65 क्या हो जाएगा 65, 5 गुना 13, 13 5 65। अच्छा, इसके बाद 117 1 1 7, ये क्या हो जाएगा 117, इसका खंड कर लेते हैं। तो 1 2 9, 3 से ये विभाजित होगा तो 3 3 तिया 9,
9 और 2 27, 9 तिया 27 39, फिर होगा 3, फिर होगा 13, ये हो जाएगा इसका। तो यहां हो गया 3 गुणा 3 गुणा 13, तो हो गया यहां इसका मौसा की बात हो रही है, तो दोनों में 13 उभय निष्ठ है, तो इन संख्याओं का मौसा क्या हो गया, मौसा हो गया 13। स्पष्ट है कि मौसा क्या हुआ 13, लेकिन कह रहा है कि 65 है -17, तो ये है इसका मौसा। तो अब लिखेंगे यहां पर कि 65 m -117 बराबर हो गया 13, मौसा के बराबर है। तो ये हो गया 65 m बराबर 13, आइए चला जाएगा 117 उधर, तो क्या होगा प्लस 117, ये हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहां क्या हो गया आगे, m बराबर ये 13 और 117 जुड़ गया, क्या हो गया 130 हो गया बटा 65, तो 65 से कटा, क्या कटा m, 2 बार में 6 दूनी 12 13, 2 बार में कट गया, तो m का मान क्या आया, m का मान आया 2। अगर विकल्प में 2 है, यहां है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात, यहां फिर लसा और मौसा के अनुपात की बात हो रही है, तो देखते हैं 2, 10 और 20, 2 का होगा 2, 10 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 5 और 20 के अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 5। यहां लसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 2 का पावर क्या है, ये 2 का पावर है 2, तो हो जाएगा गुणा है 5, तो यहां हो जाएगा 2 का पावर 2 गुणा 5, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी का 4 और 4 5 20 इसका हो जाएगा लसा। अब मौसा की बात करते हैं, तो 2 सब में है, तो एचसीएफ मौसा हो गया 2। अब पूछ रहा है अनुपात, तो लसा मतलब 20 अब बाटा मौसा 2, अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो गया यहां 10 हो गया, मतलब 10 अनुपात 1, बटा में क्या है यहाँ 10 बटा 1, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्नों को रखा जा रहा है, अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे, और भी इस तरह का आपको चैप्टर टेस्ट दिया जाएगा, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपने कितना सही आंसर किया। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, यदि चैनल पे नए हैं और बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, साइंस, विज्ञान, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत सभी विषयों का लेकर हम आएंगे, और समझ के साथ चैप्टर टेस्ट, नोट्स तथा प्रत्येक पेज का प्रश्न, अभ्यास का प्रश्न, सारा मैथ, सारा विज्ञान, सब कुछ हम लोग समझ के साथ करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।